अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे चैनल पे आ भी रहे हैं, इसको सब्सक्राइब भी करें और जहां होता है आप उसको प्रमोट भी करते हैं, नज़र आ जाती हैं कुछ चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपका। आज मैंने दो अहम मौज़ूआत का इंतखाब किया है। वैसे तो मौज़ूआत बहुत हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के मौज़ूआत बहुत हैं। बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन के मामला है, ख़ासतौर पे सरियाब रोड में जो वाक़यात हुए जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो थे वो शहीद हो गए, हिदायतुल्लाह वलीदी साहब, वो भी एक मौज़ू इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इसको मैं करूँगा। लेकिन दो ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पर मुझे ये कन्फ्यूजन है कि मैं सबसे पहले आपके सामने किस मौजू का इंतखाब करूं। लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेके मैं सबसे पहले जिस मौजू का इंतखाब करने जा रहा हूं वो है कराची के मसाइल पर। एक ऐसा मौजू है कि जिस पर हज़ारों वीलॉग्स बन चुके हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं इस पर, बहुत बातें भी होती हैं, बहुत सारे हवालों से आप देखते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले 15-20 सालों से हमारी ज़िंदगियों का पे असरअंदाज हो रहा है। कराची में रहना, कराची हमारा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और अगर सही सेंसस हो जाए तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस वक्त कराची की आबादी 3-3.5 करोड़ से कम नहीं है। लेकिन जो 2023 में जो सेंसस हुआ उसके मुताबिक कराची की आबादी जो है इस वक्त 2 करोड़ 3 लाख के इर्द गिर्द है। बहरहाल ये कंट्रोवर्शियल मामला था जिस पर अपोजिशन जमातों ने भी एतराज़ात उठाए, और सिंध की जो पूरी आबादी है वो 5-5.5 करोड़ की आबादी बनती है। तो ये भी एक सवाल बनता है कि अगर हम फैक्चुअली भी इन चीज़ों को जो कि सेंसस के बेस पे है, अगर हम उस पर भी रिलाई कर ले तो कराची अगर 50% नहीं तो 30% सिंध की आबादी जो है वो कराची के अंदर रहती है, और कराची सिंध का कैपिटल है। तो यानी ये हुआ कि अगर जमहूरियत के उसूलों को यहाँ पे सही तरह से लागू कर दिया जाए तो नेशनल असम्बली की भी सीट्स कराची की बढ़ सकती हैं और सिंध असम्बली की भी सीट्स बढ़ सकती हैं, और फिर यहाँ से कोई भी जो जमात जीते उसका चीफ मिनिस्टर आ सकता है। लेकिन ऐसा शायद नहीं हो रहा। ये भी एक अनोखी दास्तान है। ये कराची के हवाले से इस वक्त जो दो अहम मौज़ूआत हैं जो कि इस वक्त मतलब ज़ुबान ज़द-ए-आम है और आप हर किसी से इस पर तज़किरा भी सुन रहे होंगे, और मुझसे बहुत से मेरे दोस्तों ने भी कहा जो मेरे व्लॉग्स को देखते हैं कि आप इस पर आवाज़ उठाएं। वो एक सबसे बड़ा मसला जो इस पर कराची के लोगों जो फेस करे शदीद गर्मी में, जिसको मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी गर्मी है कि जब हम अपने काम के लिए निकलते हैं तो वो हमें एक तरह से जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना निकलता है। बहुत से लोग बाइक्स पे होते हैं, बसेस में सफ़र कर रहे होते हैं, मतलब एक और टाइम पे भी पहुंचना होता है। और कराची के लोग बहुत मेहनती हैं। ये बात मैं अगर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहूँ, क्योंकि मैंने और जगह भी लोगों को देखा है, सब काम करते हैं, लेकिन कराची के यहाँ एक पैशन नज़र आता है काम के हवाले से। ख़ास तौर पर यहाँ पे जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, फिर लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी, अपने रोज़गार के लिए, अपने रिस्क के लिए वो निकलते हैं। बहरहाल तो उस वक्त इतनी शदीद गर्मी है, जब वो अपने ऑफिस पहुँचते हैं तो एक तरह से एग्जॉस्शन हो जाती है और सारे मामला होते हैं। फिर साथ साथ एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है। ये सब कुछ एग्रीवेट हो जाता है कि जब उनके घरों में, उनके ऑफिस में बिजली नहीं होती, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है के इलेक्ट्रिक के हवाले से। के इलेक्ट्रिक पे बाय द वे बहुत से लोग जो हैं वो बहुत नफी तुली गुफ्तगू करते हैं, मुझे इसकी वजह नहीं पता। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम है कि के इलेक्ट्रिक जो है गालिबन अपना उनका एक स्टेक है मीडिया के अंदर, वो मतलब उनको कुछ एडवर्टीजमेंट्स भी देते हैं गालिबन, ये एक वजह है। मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन बहुत से लोगों की या बहुत से चैनल्स की खामोशी, ख़ास तौर पर जो कराची के इलाके हैं, मलीर है, औरंगी टाउन है, बल्दिया है, कोरंगी है, लांडी है, शाह फैसल है, यहाँ पर बिजली नहीं आ रही। बल्कि मलीर के हवाले से तो यहाँ तक है कि वहाँ 18-18 घंटे बिजली नहीं है, और वहाँ लोग जो है एहतजाज भी करते हैं इस हवाले से। बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है ये, और इस पर जितनी आवाज़ उठाई जाए वो कम है। और के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि अपने जो मैकेनिज़्म है एड्रेसिंग पब्लिक कंप्लेंट्स, उसको जो है वो स्मूथ करे। वो दावा तो ये करते हैं कि वो उस तरह से काम करते हैं, लेकिन अभी के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी मैं आपको ये खबर देता चलूँ कि के इलेक्ट्रिक ने खबर है कि नेपरा ने पिछले हफ्ते, जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो तमाम डिस्कोस को पाबंद करता है, उनको रेगुलेट करता है, उसने के इलेक्ट्रिक का जो टैरिफ है जो कराची के कंज्यूमर्स के हवाले से है वो 40 रुपये पे मुख्तस कर दिया गया है। ये बताता चलूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एवरेज टैरिफ जो है वो 32-33 रुपये के हवाले से है, लेकिन के इलेक्ट्रिक को नेपरा ने 40 रुपये जो है मुख्तस किया गया। ये बहुत बड़ी खबर है जिसको मीडिया जो है वो नहीं इस तरह से शो कर रहा है। यानी ये कि कराची के लोग जो हैं वो 40 रुपये की बिजली खरीदेंगे पर यूनिट के हवाले से। ये टैरिफ्स इन्होंने नाफिज कर दिए हैं। कहा यह जाता है कि के इलेक्ट्रिक की इस 40 रुपये के हवाले से जो नेपरा ने ये जो उनको ये कानून मतलब एक तरह से अप्रूवल दे दी है, उसकी वजह यह है कि के इलेक्ट्रिक की जो रिकवर लॉस है वो बहुत
مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ ہے. مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ جو بجلی کی جو بلنگ جو ہوتی ہے وہ کے الیکٹرک ریکور نہیں کر پاتی, تو لہٰذا وہ اپنے اس کو بچانے کے لیے, اس ڈیفیسٹ کو دور کرنے کے لیے یا تو وہ ٹیرفس بڑھاتے ہیں, یا سیکنڈ یہ کہ اگر ٹیرفس کے ذریعے سے ان کی وہ چیز پوری نہیں ہوتی تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو سبسڈی دے گی 7 روپے کی مزید, تاکہ وہ اس حوالے سے کام کر سکیں. جس پر اویس لغاری صاحب نے, جو کہ اس پر پاور کے منسٹر ہیں, آواز اٹھائی اپنے اکاؤنٹ پر. انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ کے الیکٹرک کو 40 روپے پر یونٹ کے حوالے پر. انہوں نے نام تو نہیں لیا کے الیکٹرک کا, لیکن آبویسلی انڈیا یہی تھا کہ نیپرا نے ایک طرح سے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ آبجیکشنز انہوں نے اٹھائے, اور ساتھ ساتھ پاور منسٹری نے نیپرا کے اس فیصلے کو چیلنج بھی کر دیا ہے کہ جو کہ الیکٹرک جو ہے وہ 40 روپے جو پر یونٹ جو ہے چارج کر رہی ہے. پریٹیکس کیا دیا جا رہا ہے کہ ریکوری جو لاس جو ہے جو کہ الیکٹرک جو ہے اس کا وہ بھرپائی اس کی نہیں کر پاتی, یا وہ لوگوں سے پیسے کلیکٹ نہیں کر پاتی, یا اس کا زیادہ ہے, اس وجہ سے یہ بڑھا دیا گیا ہے. کہ الیکٹرک کے وجہ سے آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ اینٹی ہے, اور پرائیویٹ اینٹی کس طرح سے سبسڈی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے گورنمنٹ سے. یہ انوکھی داستان ہے یہ, اینڈ دس از کوائٹ ویری اسٹرینج اینڈ ویری پیکولر ان ٹرمز آف دیٹ پاور یوٹیلٹی has increased the tariff with the approval of NEPRA, and now it is expecting the government of Pakistan, the federal government, to subsidize it by 7 rupees. اور اگر وہاں سے سبسڈی نہیں آئے گی تو پھر عوام سے آپ جو ہیں وہ پیسے بھرتی کیے جائیں گے, یعنی عوام سے پیسے جو ہیں وہ وصول کیے جائیں گے. تو ایک طرح سے ویسے ہی کراچی والوں کو جو بجلی نہیں مل رہی ہے, تو اس کے بعد پھر یہ ایک سچویشن جو پیدا ہو گئی, یہ بھی ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. میں جب یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہا ہوں, یہ 2 گھنٹے بعد میں ریکارڈ کر رہا ہوں. میں اسٹوڈیو آ چکا تھا 2 گھنٹے پہلے, اور مجھے بالکل ریکارڈنگ کرنے کے لیے بیٹھنا تھا, لیکن جیسے ہی میں بیٹھا تو لائٹ چلی گئی. تو میں نے یہاں پہ اپنے جو ہمارے کیمرہ مین ہیں یا جو ہمارے پروڈیوسرس ان سے پوچھا کہ کیا یہاں لائٹ جاتی ہے. انہوں نے کہا لائٹ جاتی نہیں ہے اعلانیہ, یہ ایک کہ الیکٹرک کا یا جو بھی ان کی کوئی انسپیکشن کرنے کے لیے آتے ہیں اس طرح سے آتے ہیں, اور سر سے یہ لائٹ جاتی ہے. 2 گھنٹے میرا ڈیلے ہوا, میرے ٹائمنگ کا ایشو ہوا, یہ سارے معاملات ہوئے, اور پھر مجھے افسوس بھی ہوا کہ میرا 2 گھنٹے بہت قیمتی تھے, ضائع ہو گئے, میں کچھ اور کام کر سکتا تھا. تو یہ صرف میری کہانی نہیں ہے, دس از ناٹ مائی اسٹوری, دس از اسٹوری آف اراؤنڈ 13 ملین پیپل, 3 کروڑ لوگ اس شہر میں رہتے ہیں اگر سینسس صحیح ہو جائے. دس از ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ, دس از اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹس ہو بلیو دیٹ کراچی ہیز آلویز بین ناٹ کاؤنٹڈ ویل, اور کراچی کی جو آبادی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو کے الیکٹرک کا مسئلہ ہے, لوگوں کی جو زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں. سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں جس پہ ایک عجیب صورت حال ہے, آپ سوچیے نا, مطلب کراچی کے اندر نہ درخت اتنے ہیں, ڈیفارسٹریشن اتنی ہو چکی ہے چائنا کٹنگ کے نام پہ, پھر گرمی اتنی ہے, پھر لوگوں کے گھر بند ہوتے ہیں, پھر اس میں بجلی اگر 12 گھنٹے نہ ہوئی تو بہت کم بول رہا ہوں, کچھ علاقوں میں تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو پسینے ہیں, ڈپریشن ہے, مینٹل ایگزاسشن ہے, ان کو کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, ایک طرح سے جو ہے انسان سٹبن ہو جاتا ہے, ریجڈ ہو جاتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے, سائیکالوجیکل اس کے ایلیمنٹس ہیں. بٹ کیا کریں, یہ کراچی کا نوحہ ہے, اور کراچی پر ایک طرح سے کیا کہا جائے, مطلب اٹس ویری انفارچونیٹ. پھر 740 روپے کا ٹیرف کر دیا گیا ہے نیپرا کی اپروول سے, جس پر اویس لغاری صاحب پاور منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو, انہوں نے باقاعدہ ہوئے اپیل پاور منسٹری نے کر دی ہے. لیٹس سی کہ یہ 40 روپے سے کم ہوتا یا نہیں ہوتا جو ایوریج ٹیرف ہے. کہ الیکٹرک یہ کہتا ہے کیونکہ ریکوری لاسز اس کی جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں وہ جا نہیں سکتے. وہ کچھ ایگزامپلس دیتے ہیں جو لوور ٹیئر کے علاقے ہیں جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کے معاملات وہاں پہ زیادہ ہیں, اس وجہ سے وہ جو ہے وہ جا کے ریکور نہیں کر پاتے. یہ کے الیکٹرک کا پوائنٹ آف ویو, اور میں ابھی بھی اگر یہ ویلاگ کے الیکٹرک والے کے آفیشلس تک پہنچتا ہے اگر یہ, تو یہ آپ کے پاس یہ پورا رائٹ ہے کہ آپ آئیے اس پہ بات کیجیے. پھر میں نے کل ایک بہت ہی مشہور یوٹیوب آؤٹ لیٹ ہے رفتار, ان کے فرحان ملک صاحب کو بھی میں نے سنا, جو سی ای او ہیں, میں ان کو کوٹ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک سینئر جرنلسٹ بھی ہیں. تو یہ ان کی یہ بات ہے, ان کے مطابق اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا, ان کے مطابق جماعت اسلامی جو کہ بائی دا وے کے الیکٹرک کے حوالے سے کہ الیکٹرک کے خلاف بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ایک طرح سے لوگوں کو سینسیٹائز کر رہے ہیں, اویئر کر رہے ہیں ایک طرح سے. اور بائی دا وے آن اے پرسنل نوٹ, آئی ول نیور سپورٹ اینی تھنگ وچ از اباؤٹ مین ہینڈلنگ. جو بھی کہ الیکٹرک کے ورکرز ہیں ان کی آپ کو رسپیکٹ کرنی ہوگی, وہ امپلائیز ہیں اس آرگنائزیشن کے, اپنا غصہ ان پہ مت اتاریے, شو دیٹ یو آر اے رسپانسبل سٹیزن. دیٹ بینگ سیڈ, ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن اپنی فرسٹریشن آپ اپنے جیسے لوگوں پہ نہیں نکال سکتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرک آپ کے خلاف زیادتی کر رہی ہے تو آپ اس کے خلاف ایک بھرپور آواز اٹھائیں. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ریکوری لاس کے نام پہ جو کہ الیکٹرک کے بقول اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سیکیورٹی سچویشن کچھ علاقوں میں جو کہ لوور ٹیئر یا وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے
या वो सोशल स्ट्राटा जो है जो कि एक लिमिटेड या एक स्पेसिफाइड इनकम के नीचे आता है, तो वहाँ से रिकवरी लॉस जो है ज़्यादा है या वहाँ से रिकवरी नहीं होती पैसों की, उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हमें 7 रुपये यूनिट का हमने बढ़ाने का तकाजा किया। अब फरहान मलिक साहब ने जो वीलॉग जो है, जो जब ये आएगा मेरा वीलॉग उससे 1 हफ़्ता पहले ही हो जाएगा ये, उन्होंने जो ये बात की है कि जमात इस्लामी ने अपने ज़रिए से एक रिसर्च करवाई जो कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एक इलेक्ट्रिक की जो एक तरह से एक पॉलिसी जिसको आप कह सकते हैं डिफरेंशियल टैरिफ पॉलिसी जो है उनकी, उस हवाले से जो उन्होंने तहकीक करवाई, उनके बकौल जो ये के इलेक्ट्रिक का दावा है, फरहान मलिक साहब जमात इस्लामी को कोट करते हुए कह रहे हैं, उनके बकौल जो ये के इलेक्ट्रिक का जो दावा है कि जो रिकवरी जो हम कर रहे हैं जो वो मोस्टली उन इलाकों से कर रहे हैं जो मिडिल क्लास इलाके हैं या ऊपर के इलाके हैं, वो गलत है। और जो के इलेक्ट्रिक ये कह रहा है कि वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, कि जो सोशल स्ट्राटा में जो इलाके नीचे आते हैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, तो उसकी वजह से ये हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो वो भी गलत दावा है। बकौल जमात इस्लामी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मिडिल क्लास सोसाइटी ज़्यादा रहती है और वो पैसे नहीं दे रहे टाइम पे, और उन्होंने बहुत सालों से पैसे नहीं दिए हुए और उनकी बिजली नहीं कटती। अगर ये क्लेम बिल्कुल सही है तो दैट्स अ बिग न्यूज़। क्या हकीकत है क्या नहीं है, ये फरहान मलिक साहब ने इसको कोट किया है और इन्होंने जमात इस्लामी की रिसर्च की बेसिस पे किया है। तो के इलेक्ट्रिक से भी मैं ये तकाजा करूँगा, मुतालबा करूँगा, ज़ाहिर बात है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, प्राइवेट एंटिटी तो है वो, आप जो हैं अपनी जो फंक्शनिंग है उसको स्मूथ करें। ज़ाहिर बात है आप ही इस वक्त मोनोपोली है आपकी इस वक्त कराची के पावर स्ट्रक्चर पे, और आप जो हैं एक तरह से फैसले करते हैं कराची के लोगों के। इस मुल्क के अंदर, शहर के अंदर जो है बहुत से ऐसे लोग हैं, बाय द वे नेशनल जो टैक्स कलेक्शन है 65% कराची से जनरेट हो रहा है। अगर चलें 65% भी नहीं, जो FBI जो कहता है 40% कराची जो है टैक्स देता है, तो बहुत बड़ा एक शहर है। यहाँ के लोग जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल इकॉनमी को। पावर के बगैर क्या ज़िंदगी चलेगी, इकॉनमी नहीं चलेगी। तो के इलेक्ट्रिक के लोगों को चाहिए, या के इलेक्ट्रिक के जो ऑफिशर्स हैं मोनी सलवी साहब से मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ काइंडली इसको एड्रेस करें, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है। और ये जो टैरिफ की जो पॉलिसी है ये मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान भर में। तो बिल्कुल जो लोग जिस तरह से अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने उनके लिए कोशिश की आवाज़ उठाने की। मुझे नहीं मालूम कि इस आवाज़ उठाने का कोई मौसर कोई उसका नतीजा निकलेगा, लेकिन हम आवाज़ उठा सकते हैं। जो फैसला करने वाले हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, उनको ये फैसला करना होगा। बहरहाल तो ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से है, कराची के मसाइल के हवाले से। बाय द वे एक मैं आपको बताता चलूँ, 2015 में DG रेंजर साहब थे, उन्होंने सिंध की एपिक्स कमेटी को एक ब्रीफिंग दी थी। उनके बकौल, ये बहुत बड़ी बात है, उनके बकौल, ये द न्यूज़ में खबर छपी है, 2015 की खबर है, 230 बल्कि 2024 की खबर है, लेकिन जो राइटर जो है, रिपोर्टर जो है, वो 2014 को कोट करते हुए, 15 को कोट करते हुए बता रहे हैं, बकौल DG रेंजर्स को उस वक्त के जो उन्होंने सिंध एपिक्स कमेटी को बताया, 230 अरब रुपए का सालाना कराची से नुकसान हो रहा है। किस मद में, जो मुख्तलिफ माफियाज़ हैं यहाँ पे, जो टैंकर माफिया है, जो मुख्तलिफ यहाँ पे और जो चीज़ें हैं, वो कराची से 230 बिलियन रुपए ले रहे हैं। ये वो पैसा है जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है, मतलब ये कि इसकी कहीं जांच पड़ताल नहीं हो सकती। और बकौल एक एक्सपर्ट के, अगर कराची में ये जो 230 बिलियन रुपए हैं, अगर ये 300 बिलियन रुपए हो जाएं, तो ये इतना पैसा है नाज़रीन, ये इतना पैसा है, जो कुछ एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि इतना पैसा है कि इसके ज़रिए से कराची के हर शहरी को मुफ्त हेल्थ केयर जो है फैसिलिटी मिल सकती है। तो ये 230 अरब रुपया जो है ये माफियाज़ के हाथों में जा रहा है। और इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक सालाना $2.9 बिलियन का कराची से नुकसान हो रहा है। ये जो रुपीज़ 230 बिलियन जो हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि मुख्तलिफ माफिया ग्रुप्स में, और जो 2.9 बिलियन जो है इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप बता रहा है। तो इसमें टैंकर माफिया भी आ सकता है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। उससे $2.9 बिलियन का इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक ये वो पैसा है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो माफियाज़ के हाथों में जा रहा है। और बाय द वे एक स्टोरी मैं आपको सजेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए, जो कि डॉन अखबार में छपी थी गालिबन 24 जनवरी 2023 को, और उसका जो हेडलाइन थी, जो हेडिंग थी, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी, सेलिंग लिक्विड गोल्ड। मतलब पानी को उन्होंने सोने से जो है उसको मुमासलत दी कि ये जो पानी है जो कराची के लोगों को मिलना चाहिए, जो कि उनको नहीं मिल रहा, वो इस वक्त कमोडिटी बन चुका है, बिकने की चीज़ बन चुका है, और एक तरह से प्रिविलेज बन गया है।
मतलब ये नेसेसिटी या बेसिक फंडामेंटल राइट नहीं है आपके लिए, ये इस वक्त प्रिविलेज बन चुका है। उस पर बहुत ही शानदार स्टोरी है ये, जो कि 24 जनवरी 2023 को जो है बाय द वे ये पब्लिश हुई थी, अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप पढ़िए उसको, बहुत लंबी स्टोरी है। उसके मुताबिक अगर हम उसकी स्टोरी को खुलासा करें, इस वक्त 6 ऑफिशियल हाइड्रेंट्स हैं कराची के अंदर, जो कि नीपा में है, शेरपाओ में है, सफोरा में है, मंगो पीर के अंदर है। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उसके अंदर डिफाइन की गई, वो ये की गई कि जो कराची वाटर सेवरेज बोर्ड है, उसके जो ऑफिशियल्स हैं, जब वो जाते हैं इन हाइड्रेंट्स को, जिसमें से बहुत से लीगल भी हाइड्रेंट्स हैं और कुछ ऑफिशियल हाइड्रेंट्स भी हैं, उनको कौन चला रहा है मुझे नहीं मालूम, ये तहकीकाती सहाफ़त करने वालों का काम है। तो जब वो जाते थे हाइड्रेंट्स बंद करवाने के लिए, तो एक तो लंबा ऑपरेशन होता था, और फिर उनको जो मुज़ाहमत वहाँ से मिलती थी, जिस तरह से वहाँ के जो ओनर्स जो थे, जो उनको जिस तरह से भगाते थे। इनफैक्ट जिस ऑफिशियल ने ये लीक की स्टोरी या बताया कि कुछ हाइड्रेंट्स जो हैं अनऑफिशियल वे पे रजिस्टर्ड हैं, ये इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं, उसका कत्ल कर दिया गया। उसकी फैमिली जो है वो कभी भी आगे नहीं आती है। तो ये बहुत सीरियस मामला है, ये खबर है, ये खबर छपी हुई है 24 जनवरी 2023 को। बहुत सेंसिटिव स्टोरी है, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका खुलासा ये है कि जो कराची को, अगर हम कराची के मसाइल को अगर समझने की कोशिश करें, तो इस वक्त कराची के अंदर जो रूल है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, वो रूल ऑफ क्लेप्टोक्रेसी है। क्लेप्टोक्रेसी किसको कहते हैं? तर्जुमा मैं बहुत हार्श नहीं करूँगा, या बहुत जो उसका एग्जैक्ट तर्जुमा होगा वो मैं नहीं करूँगा, कोशिश करता हूँ क्लेप्टोक्रेसी को डिफ़ाइन करने की। क्लेप्टोक्रेसी उस सिस्टम को कहते हैं कि जहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, ज़ाती मफादात के लिए गवर्नेंस के जो मसाइल होते हैं उनको जो है बरोए कार लाया जाता है और उससे प्रॉफिट मेकिंग की जाती है। वो कौन करता है? आप पूरी तरह आगाह हैं। तो ये कराची का नौहा है, ये कराची का गम है, ये कराची बहुत बड़ा शहर है और यहाँ इस तरह के मामलात हैं। एग्जॉस्शन है यहाँ पे, एक डिप्रेशन है, मगर फिर भी कराची के लोग मजबूत हैं। कराची के लोग अपनी आवाज़ के लिए, अपने हुकूक के लिए अभी भी आवाज़ उठाते हैं। फिर एक और मसला इस शहर के अंदर, ऐसा मसला है जो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं लिया जा रहा, उसके लिए इतनी इतनी सोशल अवेकनिंग की गई, वो ये है कि जो हैवी आपकी ये जो ट्रॉलर्स हैं, ये जिस तरह से लोगों को कुचल रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने ये कह दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत है, उसने ये कह दिया कि भाई 10 बजे के बाद जो है वो ट्रॉलर्स चलेंगे और वाटर टैंकर्स जो हैं वो दिन भर ऑपरेट कर सकते हैं। अब सवाल ये भी, अगर आज पानी के मसाइल, लेकिन लिंक्ड है ना ये हर चीज़ लिंक्ड है। अगर आज पानी के मसाइल इस शहर में नहीं होते, और आप देख लीजिए अभी 1 माह पहले ये जो, या गालिबन 20-25 दिन पहले ये जो यूनिवर्सिटी रोड में जो पानी की लाइन टूटी, जिसमें बहुत सारा पानी जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी आ गया था और कुछ डिपार्टमेंट्स को उसने अफेक्ट किया, तो लोग ये हैरान थे कि इतना कराची में पानी है तो ये लोगों के नलों में क्यों नहीं आता? Why it's not running in their taps? And it's a very, very important question to be answered. तो सवाल यही है फिर कि जो गालिबन जो चाहते हैं कि पानी ना आए नलों में, लोग पैसे देके और बहुत ज़्यादा पैसे देके ख़रीदें, 15-15 हज़ार का टैंकर चले जाता है। बहरहाल, तो वो टैंकर्स तो रात पूरे दिन ऑपरेट करते हैं और फिर वो लोगों को कुचलते हैं। इनफैक्ट दिन में आ रहा था, रात को 12-1 बज रहे थे वापसी में, तो मैं बिल्कुल हल्के से अपनी गाड़ी बिल्कुल लेफ़्ट लेन में चला रहा था। पीछे से ट्रक ने हॉर्न मार के मैं बिल्कुल लेफ़्ट पे था, वो राइट पे भी ले सकता था, उसके लिए स्पेस थी, लेकिन उसने कोई ख्याल नहीं किया और फिर मुझे गाड़ी को अपनी आगे जाके साइड पे रोकना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं रोकता तो हो सकता था ये आगे मुझे, ये पर्सनल मेरे साथ ये वाक़या ये हो चुका है। फिर एक वाक़या हुआ अभी इसी हफ्ते कि एक प्रोफेसर को क्रश कर दिया गया जो है लांडी के पास, अपने घर से, गालिबन वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था मलीर में, तो उन्होंने एक दूसरा रूट लिया। और कितनी अफसोसनाक बात है, ये भी अफसोसनाक बात है। हमारे लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि इंसान मर रहा है, आप उसके सामने वीडियो ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, जी भाई क्या फील कर रहे हैं, आर यू इन योर सेंसेस? आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको व्यूवरशिप मिल जाएगी, यूट्यूब के अंदर जो है आपका चर्चा हो जाएगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी। लोग भी बेहस हो चुके हैं, कुछ लोग, हर लोग नहीं, कुछ लोग, और फिर इन्हीं लोगों की वजह से ये जो माफिया है इस शहर के अंदर, जिसको आप कह सकते हैं कि क्लेप्टोक्रेटिक रिफ्लेक्शन है, ये क्लेप्टोक्रेसी की रिफ्लेक्शन है, ये उनके सामने फैसले हैं। और फिर ये एक वाक़या नहीं जिसमें प्रोफेसर साहब शहीद हुए, रमज़ान में एक फैमिली, बल्कि 2 कपल्स जो थे, वो उनको एक ट्रक ने जो है एक तरह से जो है उनको जान से मार दिया और उनको जो है शहीद कर दिया।
उनको डिसमेंबर कर दी बॉडी। तो ये वो वाक़यात हैं जिस पर जितना लिखा जाएगा। हमें इस वक्त कराची के लोगों को चाहिए कि अपने हवाले से, अपने हुकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाएं। अगर नहीं उठा सकते तो फिर सब ये सहते रहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मौजू था कराची के हवाले से। दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। वक्त बहुत कम है लेकिन इस पर मैंने ज़्यादा बोलना चाहता था, वो है इमरान खान के हवाले से। और ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब जो है इस वक्त, मैंने हमेशा कहा कि अडियाला जेल में हैं वो, और उनके हवाले से अंसार अब्बासी साहब जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज लेके आते हैं वो पढ़ने वाली होती है। द न्यूज़ में खबर छपी है कि बुशरा बीबी इज़ रेड लाइन, इज़ माई रेड लाइन। बुशरा बीबी मेरे लिए एक रेड लाइन है। ये कौन कह रहा है? इमरान खान साहब। और ये किसको कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू अंसार अब्बासी साहब, ही इज सेइंग दिस टू बाजवा, फॉर्मर आर्मी चीफ। खबर ये थी जो अंसार अब्बासी साहब द न्यूज़ में भी छपी, जंग अखबार में भी छपी, जिसका उर्दू वर्जन है, कि बाजवा साहब जो थे, वो खबर सबको मालूम है, इस बारे में कोई मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। बाजवा साहब जो थे इमरान खान साहब के हवाले से, बल्कि इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी के हवाले से एक फ़ोल्डर लेके आया जिसमें मुबैना तौर पे बुशरा बीबी के करप्शन के इल्ज़ामात थे, जिस पर इमरान खान साहब बहुत बरहम हुए और कहा कि बुशरा बीबी इज़ माई रेड लाइन। बाजवा साहब ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि इनके लिंक्स हैं फरागोगी से और चीफ मिनिस्टर उस्मान बाज़ार से। तो इमरान खान साहब ने कहा ये सब वन साइडेड है। फिर यही चीज़ जो इस वक्त इनकम्बेंट आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो लेके आए इमरान खान साहब के सामने अलेजेड बुशरा बीबी साहिबा की करप्शन के हवाले से, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा, वो बरहम हुए और बाजवा साहब को कहा कि आसिम मुनीर साहब को हटाया जाए। फिर आपको तारीख पता है कि उनको DGI के रूल से हटा दिया गया, फैज़ल मीर साहब को लगा दिया गया। इंटरेस्टिंगली उस न्यूज़ के भी हिसाब से, और फिर मैंने भी इसको चेक किया, इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है, मई 2023 के अंदर एक खबर छपती है टेलीग्राफ के अंदर, जिसमें टेलीग्राफ जो है वो ये रिपोर्ट करता है कि इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को इसलिए हटाया था क्योंकि आसिम मुनीर साहब जो थे वो उनकी वाइफ की करप्शन के हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिस पर इमरान खान ने ट्वीट किया ये खबर जो है वो बेसलेस है। और अभी जो उन्होंने 2 दिन पहले जो ट्वीट किया है वो ये किया है उन्होंने कि उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब को हटाया है। अब 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मई 2023 में इमरान खान साहब टेलीग्राफ की रिपोर्ट पर ये रिप्लाई कर रहे हैं, ये रिबटल दे रहे हैं, ये बेसलेस खबर है। और बाजवा साहब ने जो उनको एक फ़ोल्डर दिया जिसमें बुशरा बीबी साहिबा की मुबैना करप्शन के मामला थे, उस पर इमरान खान साहब अकॉर्डिंग टू अंसार अब्बासी साहब वो कहते हैं ये वन साइडेड न्यूज़ है। और फिर 2023 में वो कह रहे हैं कि टेलीग्राफ की रिपोर्ट पर रिस्पॉन्स देते हुए कि नहीं ये झूठी खबर है, बेसलेस खबर। अब ये कह रहे हैं कि मैंने उनको हटाया। एक तरह से वो कह रहे हैं कि मैंने इनको हटाया, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने इंटरमीडिएट्स के ज़रिए या कुछ ज़राए के ज़रिए ये कोशिश की कि बुशरा बीबी से माफ़ी तलाफ़ी भी करें, या इंदिया दिया उनकी गुफ्तगू के अंदर। तो ये इमरान खान साहब, मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी किस बात पे एतबार किया जाए। मई 2023 में वो ये कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल नहीं हटाया। इनफैक्ट ये भी खबरें अंसार अब्बासी साहब की तरफ से हैं कि उन्होंने आसिम मुनीर की प्रमोशन के हवाले से सपोर्ट भी किया। आरिफ अलवी साहब जो थे वो सवाले से 2022 में जब वो सदर थे वो लाहौर भी गए, तो इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब को भी चाहते थे कि वो लग जाए। और फिर पहले वो कह रहे हैं कि मैंने DGI के तौर पर हटाया। तो इमरान खान साहब कन्फ्यूजन का शिकार हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट पर रिस्पॉन्ड करते हुए मई 2023 में वो कह रहे हैं कि मैंने आसिम मुनीर को नहीं हटाया, और अब कह रहे हैं हटाया। और ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कोशिश की अपने ज़राए से कि बुशरा बीबी साहिबा से माफ़ी तलाफ़ी या इंदिया इस तरह का दिया कि कुछ अपने मामला को सेटल करें। I have no understanding, and I believe that this should be explained by Imran Khan Sahab or his supporters, which by the way are in a fix कि किस चीज़ को आगे किया जाए। कभी इमरान खान साहब की एक बात कहते हैं तो इमरान खान साहब को दूसरा स्टेटमेंट ले आते हैं, कोई दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं तो तीसरा स्टेटमेंट ले आते हैं। और ये जो खबर है इसके बाद तो लगता नहीं है कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के मामला जो हैं वो अपने कोई मंतकी हल की तरफ जाते रहें। इमरान खान साहब शायद अब समझते हैं कि अब वक्त वो आ चुका है कि अब भरपूर वो एजुटेशन की तरफ जाएंगे, और वो गालिबन उन्होंने कॉल भी दी हुई है। अब ये डेट्स तो हमें नहीं मालूम, लेकिन सवाल यही है कि अगर प्रोटेस्ट की कॉल वो देते हैं तो क्या 26 नवंबर वाली नाकामी उनको होगी या उनको कोई कामयाबी के जो मामलात हैं नज़र आ रहे हैं। रिपोर्ट से भी है कि अमेरिका से जो कुछ पैनल्स आए थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इमरान खान साहब से मिलने के वजह से, गालिब इमरान खान साहब ने उनको कन्वे कर दिया है कि मैं जो हूँ एहतजाज की तरफ जाऊँगा। देखते हैं कि ईद के बाद क्या मामलात बनते जाएंगे, लेकिन सियासी फ़ाहम तफ़हीम इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तस्मीन जावेद को मेरे YouTube ऑफिशियल चैनल से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।